नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता और मेरे इस विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव टॉक विद मुकेश मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। आज जिन शख्सियत के साथ मुझे बहुत सी सकारात्मक बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो हैं भारत सरकार में एमएसएमई मिनिस्टर श्री कलराज मिश्रा जी। कलराज जी, स्वागत है आपका मेरे इस विशेष कार्यक्रम पॉजिटिव टॉक विद मुकेश मोहन गुप्ता में। जब मैंने इस कार्यक्रम की रचना की तो मुझे लगा इससे पॉजिटिव बात क्या हो सकती है कि सर आपने गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार और आपके पिता शायद एक टीचिंग का प्रोफेशन में थे, उस परिवार से आपने जन्म लिया सर, और धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पे अपने पॉजिटिव विचारों के द्वारा आप देश के इस सर्वोच्च पद पे पहुँचे। एक केंद्र सरकार में आप एक मंत्री बने, तो आप अपने इस सफ़र के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस शो की प्रशंसा करता हूँ। पॉजिटिव टॉक नाम का शो सही माने में सकारात्मक दिशा में लोगों को ले जाने में सक्षम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे विश्वास है उस दिशा में लगातार अब बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद सर। जहाँ तक आपने मेरे जीवन के बारे में पूछा है, ये बात सही है कि मैं अति सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, छोटे से गांव में, और मेरे पिताजी स्वयं एक मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य करते थे और वहाँ से पढ़ाई प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल पढ़ाई करते हुए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना स्नातकोत्तर पास करने के पश्चात, एमए पास करने के पश्चात मैंने कार्य किया। आप सहज रूप से समझ सकते हैं कि उस समय कितनी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा होगा, उसका वर्णन करना तो उपयुक्त नहीं होगा। लेकिन उस संघर्ष में मन की दृढ़ता के कारण और विशिष्ट महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और लगातार जो भी इस संगठन के नेतृत्व के तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी का मैंने प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ पालन किया, पूर्ण समर्पण के भाव से पालन किया। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के दौरान मैं 20 महीने आपातकाल में जेल में भी रहा और उसी के पश्चात कम उम्र होने के पश्चात भी मुझे 1978 में राज्यसभा के अंदर नेतृत्व ने भेजा और उस समय से मेरी राजनीतिक जिंदगी की, अगर मैं कहूँ, संसदीय आधार पर शुरुआत हुई तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, आपने बताया कि पिताजी की तरफ से तो अपेक्षा थी, वो चाहते थे कि आप सर्विस में आए और आपकी जल्दी आपकी शादी भी हो गई थी, तो परिवार को और पत्नी की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिला सर ये पॉलिटिक्स और समाज सेवा करने के लिए? जिस वर्ष मैंने अपना एमए पूर्ण किया उसी वर्ष मेरी शादी हुई थी। शादी हुई और उधर मैं आरएसएस का प्रचारक निकल गया। ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा जी, शादी करने के तुरंत बाद निकल पड़ा। लेकिन चूंकि हमारा संयुक्त परिवार है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, जब उन्होंने देखा कि मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं संघ का प्रचारक निकल रहा हूँ, तो उन्होंने स्वयं कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, जाओ काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये बात सही है कि पत्नी को कष्ट तो बहुत हुए, इसमें कोई संदेह नहीं, आगे चलकर बहुत तकलीफ हुई है। हर प्रकार का सहयोग जी मुझे पत्नी की तरफ से प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद अगर सहयोग नहीं प्राप्त होता तो मैं इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाता। और आप आज सबसे बड़े सेक्टर का जो बोझ है सर वो आपके कंधों पर है, एमएसएमई सेक्टर। यूँ तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारे डाटा हैं, पर अगर मैं मुख्य रूप से देखूं सर तो जीडीपी में इनका योगदान 37% है। 7% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और 30% सर्विस सेक्टर का, तो 37% योगदान जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का। ये जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं करीब करीब 10 से 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है सर कि आज भी 96% जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं एमएसएमई सेक्टर से हैं, उनको किसी फॉर्मल सेक्टर से फाइनेंस नहीं मिल पाता सर? तो मैं ये कह सकता हूँ कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के माध्यम से अगर समुचित तौर पर इसका सदुपयोग किया गया तो निश्चित रूप से भारत को हम विकसित देश एमएसएमई के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि एमएसएमई का योगदान विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। सर्विस सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको मिलाकर जो विकास दर है लगभग 37% का है। मैं कह सकता हूं कि 8% केवल
निर्माण के माध्यम से जो विकास दर है एमएसएमई का है। एमएसएमई का निर्यात के अंदर 42% का योगदान है। एमएसएमई का विनिर्माण के अंदर 45% का योगदान है। और एमएसएमई का जो इस समय स्वरूप है लगभग 4 करोड़ इकाइयां हैं, उसमें 8 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों का समायोजन है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई में एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटालिटी डेवलप करने की आवश्यकता है, चाहे छोटे हों चाहे मध्यम वर्गीय हों। और इसलिए उसके लिए अवेयरनेस कैसे जागृत हो, उसके लिए उनके मन के अंदर भाव कैसा पैदा हो, जिसके कारण उद्यमिता की स्थिति का निर्माण हो सके, उद्यमिता की मानसिकता जाग सके, इसके लिए निरंतर हमने काम किया। इसलिए रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप और एससी एसटी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, इस दिशा में हमने काम करने की कोशिश की है। इसके लिए मुख्य स्लोगन हमने दिया है, और स्लोगन दिया है बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा। जी जी। स्वरोजगार माने नौकरी नहीं, स्वरोजगार माने भले ही 5 लाख का कोई मशीन होगी, उसके माध्यम से उद्यम चलाने का मनोभाव ये पैदा हो, 2 लोगों को और वो रोजगार दे। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन फिर भी वही है कि ये सब चीज़ हमें सब पता है कि एमएसएमई का भारत सरकार की जीडीपी में या किसी भी देश की सरकार के किसी भी देश के जीडीपी में क्या रोल है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारे देश में 96% लोगों को फॉर्मल सेक्टर से फाइनेंस ही नहीं मिल पाता। सर इसका क्या रीज़न सर आप समझते हैं, और इस दिशा में क्या हम आगे कदम उठा सकते हैं आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि उन लोगों को मुख्य धारा में, मुख्य फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ा जा सके? छोटे छोटे उद्योगों में जब तक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होगा, तब तक हम विनिर्माण के क्षेत्र में प्रभावी स्वरूप नहीं स्थापित कर सकते हैं, और वैश्विक जगत में उस स्पर्धा में हम आगे नहीं जा सकते हैं। और इसलिए अटल जी ने ये एमएसएमई की शुरुआत की। 2006 में एमएसएमईडी एक्ट बना जी, एमएसएमई विकास का कानून बना 2006 और उसमें ये 3 उद्योग की, लघु उद्योगों की 3 श्रेणियां की गई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो माने उस समय जो डिफाइन किया गया 25 लाख तक का निवेश। इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन है सर कि जो डेफिनेशन आपने 2006 में डिसाइड की थी, वो डेफिनेशन अब शायद काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब 9 साल हो चुके हैं सर, लेकिन उस डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। और ये एसएमई सेक्टर की एक ये बहुत बड़ी डिमांड है कि ये जो डेफिनेशन है रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इसमें इस तरफ सर आपका क्या ये बात सही है कि 2006 का बना हुआ कानून ये आज तक हुआ है, और निश्चित रूप से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है, और विभिन्न जो कमेटीज़ बनी, स्टैंडिंग जो कमेटी हुई, उसके भी संस्तुतियाँ भी आई हैं। उन संस्तुतियों के अंतर्गत भी इसको समीक्षा करने की बात कही गई, 5 वर्ष के अंदर समीक्षा होनी चाहिए, ये भी बात की गई। उसके अनुरूप परिभाषित करने की बात की गई। रिजर्व बैंक इंडिया ने स्वयं एक कमेटी बनाई थी नायर साहब के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और उस कमेटी के द्वारा भी कहा गया कि एमएसएमई को फिर से परिभाषित करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अभी 2014-15 का जो बजट आया, उस बजट में आदरणीय श्री अरुण जेटली जी ने एमएसएमई के बारे में ये बताया था कि इसको परिभाषित होनी चाहिए, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इसको कैबिनेट के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इसकी परिभाषा को बदलने की दृष्टि से, इसमें कैपिटल लिमिट बढ़ाने की दृष्टि से, और किस तरीके से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को और अधिक हम आज के क्षेत्र में बढ़ावा दे सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं जानता हूं आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि श्री कलराज मिश्रा जी से सकारात्मक बातों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और कलराज मिश्रा जी से सकारात्मक बातों का सिलसिला जारी है। सर, जैसे हम फाइनेंस की बात कर रहे थे एसएमई सेक्टर को, तो आपको क्या लगता है कि जो आपकी सरकार का जो मुद्रा लिमिटेड है, ये कोई महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है एसएमई सेक्टर को फंडिंग करने में? देखिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी नाम है इसका, मुद्रा का जी। और इसमें यही तय किया है कि लगभग 5.5 करोड़ इस प्रकार के लोग हैं जो सेवा क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, इनकी हालत बड़ी ख़राब है जी। ऐसे सब लोगों को हम सहयोग प्रदान करेंगे मुद्रा बैंक के माध्यम से। यह बजट के अंतर्गत ये घोषित किया गया है। ये सीधे सीधे इस बात को दर्शाता है
कि हमारी सरकार छोटे छोटे सेवा क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे सड़क के पटरी पर दुकान लगाने वाला होगा, चाहे मोची होगा, चाहे नाई होगा, चाहे छोटा ट्रेडर्स होगा, जो जिसकी हालत बड़ी ख़राब है, ऐसे सब लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से हम पैसा देकर उसके अंदर एक आर्थिक सुरक्षा का भाव भी पैदा करेंगे। और इसके लिए 20,000 करोड़ का वो फंड बना हुआ है और 3,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी है, स्वयं एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर, लेकिन आपने कहा कि जो छोटे लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो छोटी दुकान चला रहे हैं, उनको भी आप जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो CDT MSE है वो तो रिटेल सेक्टर को सर रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो ये भी मांग है इन लोगों की कि उनको भी कोलेटरल फ्री लोन जो रिटेल सेक्टर में। एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ये छोटे उद्यमियों के लिए है, छोटे उद्यमियों के लिए है, सेवा क्षेत्र में इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए भी है, और उनके लिए वो क्रेडिट गारंटी ले रहे हैं। ये मुद्रा बैंक का जो 20,000 करोड़ का है वो क्षेत्र, ये रीफाइनेंस के लिए है, क्योंकि रीफाइनेंस एजेंसी के नाते रीफाइनेंस के लिए है, और 3,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी यहाँ है। सर, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, एक तो ये जो 80,000 करोड़ है, केवल 7 से 8% करीब ऐसा है जो इस CDT SME स्कीम के द्वारा दिया गया। दूसरी सर क्या है, अभी मैं आपका ध्यान सर एक लेटेस्ट सर्कुलर की तरफ दिलाना चाहूँगा। अभी ये CDT MSE ने एक लेटेस्ट सर्कुलर सर 28 अप्रैल को इशू किया है, जहाँ वो कहते हैं कि नो गारंटी इंक्लूडिंग फ्रेश रिन्यूअल एंड एनहेंसमेंट will be issued to MLIs which have marked cumulative NPAs in terms of amount of 10% or more। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर 10% से ज़्यादा किसी का NPA हो गया तो एग्जिस्टिंग को भी, नए को भी, रिन्यूअल को भी हम ये क्रेडिट गारंटी नहीं देंगे। सर, जो गारंटी का मतलब है वो तो तभी है जब वो उसका डिफ़ॉल्ट होगा, और हम अगर ये कह रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो हम आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं देंगे, हम क्लेम नहीं देंगे। दूसरी तरफ सर क्या है, ये जो छोटे लोग हैं, ये जो एनुअल फीस जो होती है सर, गारंटी फीस होती है, ये भी हम उन्हीं से चार्ज करते हैं, तो हमने उनसे फीस भी चार्ज कर ली। अब हम कह रहे हैं कि चलो किसी वजह से अगर किसी बैंक का NPA बढ़ गया है इस सेक्टर में तो हम आगे आपको इसका क्लेम भी नहीं देंगे, तो ये तो सर बड़ी गलत बात है। हमने आपको बताया ना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, जी सर, हम 75% का उनको कवरेज देते हैं। सर, ये उन्हीं का सर्कुलर है सर, वही मैं देख रहा हूँ सर, 75% का हम कवरेज देते हैं सर। ये ML लेने की बात कहा है इन्होंने जी, तो ये मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हमने यही तय किया है कि हम निश्चित रूप से जो MSME से संबंधित लोग हैं, क्रेडिट गारंटी फंड के दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, और उसमें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बैंक को भी कहा है कि कोलेटरल फ्री अगर नहीं दे रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हैं, और गारंटी दे रहे हैं। आपने MPA की बात की है, 10% MPA की बात की है, हम MPA उनको होने नहीं देंगे। मैं सर अपने छोटे उद्योग भाई बंधुओं की तरफ से ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो रिटेल सेक्टर को, छोटे रिटेल सेक्टर को भी अगर क्रेडिट गारंटी फंड में किसी तरह उनको कवर कर सके तो शायद उनको काफ़ी फायदा होगा इससे। आपने ये बात कही है, इसको हम देखते हैं। अच्छा सर, आपने बजट की बात करी और छोटे उद्योगों को, SME सेक्टर को सबसे बड़ी समस्या होती है कैपिटल की, तो बजट में डिक्लेयर हुआ कि 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड एक बनाया जाएगा, उसकी तरफ सर कोई पहल? देखिए, 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो बनाया गया उसके लिए ये था कि स्वयं फाइनेंस विभाग जो कमेटी बनाएगी वो डिस्बर्समेंट उसका कैसा होगा उनकी तरफ से निर्देशित होगा जी। अभी उस प्रकार का निर्देशन नहीं हुआ है, इस कारण 10,000 करोड़ का जो वेंचर कैपिटल है उसका जैसा उपयोग होना चाहिए वही नहीं हो पाया है। उसके अलावा जो 200 करोड़ का अलग से इनोवेशन फंड के रूप में था उसका जरूर हमने उपयोग कर लिया है पूरा का पूरा, और इसीलिए एक हमने बड़ी प्रभावी और बड़ी ऐसी हमने स्कीम चलाई है जिसके माध्यम से गांव स्तर तक हम लोगों को जोड़ सकते हैं। वो एस्पायर है, एस्पायर उसका नाम है। यह ऐसी स्कीम है जो स्फूर्ति है, एग्रो बेस इंडस्ट्री आदि इसमें मिला करके हमने इसको सहयोग करने का प्रयास किया है। सर, इस पर मेरे दो क्वेश्चन होंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। एक तो आपने कुछ स्कीम्स के बारे में बताया। सर, मैं समझता हूँ कि मैं भी चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का मैं प्रेसिडेंट पद पर हूँ।
लेकिन सर मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि सारी स्कीम्स आपके सरकार की, आपके मंत्रालय की समझना शायद मेरे लिए भी मुश्किल है। तो एक जो छोटा उद्योगपति है सर, मैं ये देख रहा था आपकी साइट पर, जैसे ये MSME स्कीम्स हैं सर, तो इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट है बहुत सर, बड़ा है, हाँ। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। मेरी सर ये इसमें सलाह है, क्योंकि सर छोटे उद्योग भाइयों को ये उनके लिए शायद संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अवेयरनेस की हमारे यहाँ बहुत कमी है कि वो सारी स्कीम्स को समझ सके और कौन सी स्कीम उनके लिए फिट होती है उसका वो लाभ ले सके। तो अगर सर इसमें कुछ ऐसा हो सके कि स्कीम्स कम की जाएं। हमने कुछ स्कीम्स को प्रभावी तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे हमारी एक स्कीम है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जी। अब क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम ऐसी है जो 1 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, जिसमें 15% आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी ढंग से हमारी नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम का है, जिसके 8 कंपोनेंट हैं। उस कंपोनेंट्स के अंदर हमारी डिज़ाइन टेक्नोलॉजी भी है, हमारी डिज़ाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी, हमारी लीन टेक्नोलॉजी, हमारी क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें टूल्स रूम का भी उससे संबंधित टेक्नोलॉजी है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, उसमें भी हम कैपिटल लिंक सब्सिडी के माध्यम से हम लोन देते हैं। तो ये MSME के माध्यम से ये स्कीम्स ऐसी हैं जो पॉपुलर स्कीम हैं और बहुत बड़ा काम करती हैं। इन पॉपुलर स्कीम्स को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं। अवेयरनेस की सर बहुत जरूरत है। हाँ, ये बात सही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार का अवेयरनेस चाहिए वैसा अवेयरनेस नहीं है। इस दिशा में हमारे तरफ से प्रयास है। अच्छा सर, आपने कोयर बोर्ड की बात की सर, तो आपका डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो उसके 2 विंग्स हैं सर, एक तो SME विंग है और एक ये एग्रो विंग है, जिसमें आपके 2 मुख्य संस्थान आते हैं, KVIC एंड कोयर बोर्ड। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी जो टॉप पोजीशन है वो तो अभी भी वैकेंट पड़ी है सर। तो इस दिशा में सर अगर कोई काम नहीं होगा तो कैसे KVIC और ये कोयर बोर्ड कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे? KVIC का अभी गठन नहीं हुआ है, वो हो जाएगा जी। और इसी बात क्वायर बोर्ड का भी नहीं हुआ है जी। मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा। अभी आपस के विचार विमर्श और कई चीज़ें अवशेष है। अच्छा सर, SME सेक्टर की एक सबसे बड़ी समस्या, और जो NPA की बात भी करते हैं उसके लिए भी शायद लार्ज कॉर्पोरेट ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मतलब उनका टाइमली, आपने भी शुरू में कहा कि उनको 90 डेज़ में वो अगर पेमेंट नहीं करते तो वो NPA हो जाते हैं, जबकि NPA SME सेक्टर में केवल 5% है और उसका जो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए तो करीब 43,000 के करीब का उनका NPA है। अगर लार्ज सेक्टर्स का देखा जाए तो वो लाखों रुपए है सर। और फिर उनको रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी मिलती है, रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी मिलती है, CDR है, BIFR है, जहाँ पर SME सेक्टर को कोई फैसिलिटी नहीं है। इस पेमेंट के लिए सर बजट में भी डिक्लेयर किया आपने कि इलेक्ट्रॉनिक रिसीवेबल्स पेमेंट प्लेटफॉर्म का कुछ गठन किया जाएगा। लेकिन सर ये इसको कैसे देखते हैं? आपकी कंपनीज एक्ट में भी इसका प्रोविजन है कि अगर SME सेक्टर से पेमेंट, कह सकता हूँ बजट में जो MSME के प्रति जो प्रतिस्थापना संबंधित नजरिया है वो भी बदला है। और इसलिए प्रोक्योरमेंट के लिए केवल इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जो 2012 का एक्ट बना था, उस 2012 के एक्ट में जितने CPCs थे, सार्वजनिक उपक्रम थे, उन सभी को निर्देशित किया गया था कि MSME से 20% का प्रोक्योरमेंट होना चाहिए जी। और 1 अप्रैल 2015 से यह मैंडेटरी है। पेनल्टी प्रोविजन अगर उन लार्ज कॉर्पोरेट्स पे जो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि सर आप फैक्टरिंग एक्ट लाए आप, लेकिन फैक्टरिंग एक्ट का भी कोई प्रभावी ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला। फैक्टरिंग एक्ट उतना लागू नहीं हो पाया जी। ये बात सही है। अभी वो फैक्टरिंग एक्ट पास हुआ है जी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों के संज्ञान में आता जा रहा है। जो प्रोक्योरमेंट के कारण हमें तकलीफ जाती थी, नहीं हो पा रहा था, फैक्टरिंग एक्ट के माध्यम से हमें उस पैसे का समाधान हो सकता है। लेकिन अभी उतना अवेयरनेस इस दिशा में नहीं आ पाया है। तो सबसे बड़ी समस्या सर SME की शायद आज यही है कि उनको लार्ज कॉर्पोरेट से टाइमली पेमेंट नहीं मिलता और उनके पास इतनी पूंजी भी नहीं होती कि वो इस झटके को झेल सकें। तो इस दिशा में सर मुझे लगता है कि आपका सहयोग की हमें बहुत अपेक्षा है कि लार्ज कॉर्पोरेट से कैसे उनको टाइमली पेमेंट मिले। ये हमारे निगाह में है और इसके प्रति मैं बहुत ही सतर्क हूँ। अच्छा, आपने सर कहा 2012 में आपने बताया कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई। 2012 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी सर। 2012 में SME एक्सचेंज की स्थापना हुई और सितंबर 2012 में NSE ने शुरू किया, दिसंबर 2012 में BSE ने शुरू किया। लेकिन अगर आज हम देखें सर, लगभग 3 साल हो गए, 3 साल बाद भी NSE में केवल 4 सर यूनिट हुई हैं और BSE में कुल 80-85। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है कि ये प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनाया गया था जी। तो उसमें टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस थी। उस रिकमेंडेशंस में एक ये भी था जी।
एमएसएमई बैंक की बात की गई, एमएसएमई एक्सचेंज की, एमएसएमई एक्सचेंज की भी, एमएसएमई बैंक की भी, ये दोनों बात की गई थी। तो एमएसएमई एक्सचेंज तो है, लेकिन एमएसएमई एक्सचेंज जितना प्रभावी होना चाहिए वो नहीं हो पाया जी। है। हमारी कोशिश ये है कि क्रमशः उसको क्रियान्वित करें, प्रभावी कर सकने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ये हमारी कोशिश है। पहली समस्या जो आती है, पैसा, फाइनेंस, ये सब चीज़ तो बात की है, सबसे पहली समस्या है लैंड की। क्या कोई ऐसी स्कीम कर सकते हैं सर कि जो लैंड अनयूटिलाइज पड़ी है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कुछ लोगों ने खाली अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेके रखी है, उनको कुछ समय देकर कि ठीक है 1 साल में आप चलाओ तो ठीक है, अदरवाइज तो उनसे वापस लेके हम दूसरे लोगों को जो ये आपने बड़ा समुचित सवाल पूछा है। और मेरी जानकारी के आधार पर 60,000 से ज़्यादा प्लॉट जी पूरे देश में खाली vacant है इंडस्ट्रियल जी, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो जी, इस दिशा में हमारे तरफ से प्रयत्न है। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सर। और इसमें सर एक सजेशन हमारा और है कि पोल्यूशन की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या और होती है एसएमई सेक्टर को। तो अगर उन इंडस्ट्रियल हब्स में अगर कोई कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए और सभी इंडस्ट्री भाइयों से कहा जाए, जो उद्योग भाई हैं, कि भाई ठीक है आप इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दो और एक कॉमन ईटीपी प्लांट अगर लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद उससे इंडिविजुअल पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी कम हो सकती है। ये बात सही है कि इस समय पोल्यूशन के बारे में पूरा देश बहुत चिंतित है जी, और पोल्यूशन फ्री हम कैसे हों इसके बारे में हम बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट कैसे लगाएं, इस दिशा में हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। पूरी उम्मीद है सर कि आपकी गाइडेंस में बेरोजगार नहीं स्वरोजगार होगा और माइक्रो स्मॉल में कन्वर्ट होगी, स्मॉल मीडियम में कन्वर्ट होगी और मीडियम लार्ज में कन्वर्ट होगी। कलराज जी, हमें समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे श्री कलराज मिश्रा जी, भारत सरकार में एमएसएमई मिनिस्टर, जो बता रहे थे कि उनकी सरकार कटिबद्ध है माइक्रो सेक्टर को स्मॉल में, स्मॉल को मीडियम में और मीडियम सेक्टर को लार्ज सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके आइडिया पॉजिटिव हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप मुझे नीचे दी हुई मेल आईडी पर संपर्क कीजिए और हो सकता है अगले सप्ताह मैं आपसे बहुत सारी सकारात्मक बातें कर रहा हूँ। टिल देन बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द कंट्री। धन्यवाद।